लाइफ पीरियड किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। किस व्यक्ति का कब जन्म हुआ और जन्म होने से प्राकृतिक रूप से जो मृत्यु होती है, प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित समय है उस पर जब मृत्यु होती है तो उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। एक कुछ अनावश्यक जो घटनाएं हो जाती हैं उसको इसमें जीवन अवधि में नहीं जोड़ा जाता है। अकाल मृत्यु होती है, किसी घटना एक्सीडेंट के द्वारा किसी व्यक्ति की मौत होती है, उसे हम जीवन अवधि में सम्मिलित नहीं करते। फिर है जनन रिप्रोडक्शन। जनन रिप्रोडक्शन, जनन का मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, वो अपने जैसे ही जीव पैदा करने की क्षमता रखता है। मनुष्य का बच्चा होगा तो मनुष्य ही पैदा होगा। भैंस पशु जैसे होंगे, भेड़ गाय ऊंट, तो उनमें भेड़ है तो भेड़ के बच्चे भेड़ ही मेमना होंगे, गाय के बच्चे तो बछड़े ही होंगे, बछिया या बछड़े होंगे। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति जो जनन होता है वो प्रत्येक जीव जाति जो है वो अपने ही संतति को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसे हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक को हमने कई भागों में बांट दिया। अलैंगिक होता है जिसमें कोई लैंगिक अंग न हो, नर और मादा। यहां पर नंबर 1 डालते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में इसमें ना तो कोई नर होगा ना कोई मादा, मेल और फीमेल कोई गैमीट। यहां पर ना तो नर युग्मक बनेंगे ना मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मक व मादा युग्मक नर युग्मक व मादा युग्मक न बनते हैं और नहीं संलयित होते हैं, नहीं जुड़ते हैं। तब इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। न तो नर युग्मक बनते हैं न मादा युग्मक बनते हैं और नहीं ये आपस में जुड़ते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक बनते भी नहीं है और जुड़ते भी नहीं जुड़ते हैं। तब इस प्रकार के अलैंगिक जनन, तब इस प्रकार का जो जनन है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन फिर हमने भागों में बांट दिया। इसमें हमने नंबर 1 विभाजन ले लिया। विभाजन में प्लेनेरिया ले लें, हाइड्रा ले लें। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में यहां पे भुजा 6 से लेके 10 तक पाई जाती है। ये अटैचमेंट ऑफ द डिस्क किसी भी आधार से यह चिपका हुआ पाया जाता है। ये जो भाग निकलता है ये बड कहलाती है, कलिका। ये आधार से जुड़ा हुआ भाग है। यहाँ पर ये जो भुजाएं होती हैं ये 6 से लेके 10 तक
टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं स्पर्शक। और विभाजन में ये होता है, इस हाइड्रा के शरीर को जितने भागों में हम काट देंगे और उस प्रत्येक भाग से, जैसे ये भाग है, इससे एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, इससे एक नया हाइड्रा तैयार होगा, ऐसे ही इस भाग से अलग हाइड्रा तैयार होगा, इस भाग से अलग हाइड्रा तैयार होगा। ऐसी ही कंडीशन प्लेन एरिया में पाई जाती है। तो ये तो है हाइड्रा हमारा। हाइड्रा का जो शरीर है, इसको 2 या 3 खंडों में काट दें तो प्रत्येक खंड से एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा विभाजन। दूसरा है द्विविभाजन। द्विविभाजन, द्विविभाजन का अर्थ हमें खुद पता चल रहा है, इंग्लिश में कह रहे हैं इसको बाइनरी फिशन। द्विविभाजन, इसका मतलब किसी का शरीर 2 भागों में विभाजित किया जाए। जैसे हमने मान लिया ये एक अमीबा है, अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय अमीबा है। अमीबा के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये जो केंद्रक है, इसके बाहर इसमें कोश का द्रव्य, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये बाहर परिधि के किनारे किनारे इसकी शरीर भी 2 भागों में बटा होता है। बाहर ये जो यहाँ किनारे पर है, तो इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म। और अगर अंदर वाला भाग होगा तो इसको कहेंगे एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म होता है जो बाहर की तरफ होता है, ये यहां पे जो होगा, और एंडोप्लाज्म कहेंगे जो ये अंदर वाला भाग होता है। वैसे इस अंदर वाले भाग को हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। इसको तरल भी कहते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। ये इसके बाहर ये नुकीला जो भाग है, ये इसका लोकोमोशन करने का अंग पाया जाता है, जिसके द्वारा ये गमन करता है, लुढ़क लुढ़क करके आगे की ओर चलता है। द्विविभाजन इसलिए कहा गया है कि इस एक अमीबा से 2 भाग बनते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जैसे हमने एक अमीबा लिया, ये अमीबा है। पहले अमीबा का केंद्रक यहाँ गोल था, लेकिन यहाँ अमीबा का केंद्रक अब खिंच करके लंबा होने लगा, दोनों तरफ से। इधर भी ये गोलाई आकृति ग्रहण करेगा, ये केंद्रक खिंच करके लंबा हो रहा है। पहले केंद्रक का विभाजन शुरू हो रहा है, केंद्रक विभाजन शुरू हो रहा है, आधा केंद्रक इधर आएगा, आधा केंद्रक उधर खिंच रहा है। और केंद्रक का जब विभाजन, तो इसको कहेंगे फर्स्ट डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, या केंद्रक हिंदी में लिखते हैं केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियर डिवीजन। सेकंड डिवीजन होगा वो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, कोशिका द्रव्य का। दूसरा जो होगा वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। यहां पर एक अमीबा था, अब उससे हम 2 अमीबा दर्शा देंगे। एक अमीबा तो ये आएगा, इसकी ये जो बाह्य आकृति है ये कोई फिक्स नहीं होती है कहीं भी, ये हमेशा इसको हम जैसा बना देंगे वही हमारा अमीबा है। किसी को ये नहीं कि ये हमने इधर बढ़ा दिया, किधर भी बढ़ा सकते हैं। अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है।
यहाँ से पहले केंद्रक हुआ विभाजित, अब आधा केंद्रक इसमें आ गया और आधा केंद्रक इसमें आ गया। जैसे केंद्रक दो अलग हुए तो बीच में से यहाँ से विभाजन हो गया। तो ये जब पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, बाद में ये जो कोशिका द्रव्य था ये भी आधा आधा विभाजित हुआ। विभाजित होते समय ये खांच अंदर को आती है, इधर से ये खांच भी अंदर को जाएगी। ये धीरे धीरे खिंचती दबती चली जाएगी और एक स्थिति ये आएगी कि यहाँ से और भी अगर हम दबा करके दिखा सकते हैं तो ये इस तरीके से अमीबा को दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये केंद्र इसमें दिखा दे, एक केंद्र इसमें दिखा दे। इससे पहले की कंडीशन ये दर्शा सकते हैं, इसके बाद ये दोनों अमीबा हमारे अलग हो गए। ये इसके लोकोमोशन करने वाले अंग हैं, इनको हम क्या कहते हैं, चलो मैं बता देता हूं, स्यूडोपोडिया या हिंदी में कहेंगे ऊतपाद। ये स्यूडोपोडिया है, ऊतपाद है, जिनके द्वारा अमीबा आगे की ओर लुढ़क लुढ़क करके गति करता है। तो इसको हम कह रहे हैं द्विविभाजन। अमीबा वैसे एक कोशिकीय है, अकोशिकीय भी कह देते हैं, क्योंकि जब कोई शरीर में कोशिका नहीं होती है तो इसको अकोशिकीय भी कह सकते हैं। वैसे इंग्लिश में इसे यूनिसेलुलर एक कोशिकीय में रखा गया है। मध्य में इसका केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर जो पदार्थ पड़ा होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कह दें तो भी जीव द्रव्य है, साइटोप्लाज्म कह दें तो उसे कोशिका के रूप में जीव द्रव्य है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्र अंदर की तरफ जो होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, अंतःप्रदब्ध। बाहर की ओर किनारे की ओर होता है तो उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, बाह्य प्रदब्ध। अमीबा का यहाँ से ये विभाजन हुआ, केंद्र खिंच करके तो विपरीत स्रोत की ओर जा रहा है, दोनों किनारों की ओर केंद्र खिंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे खिंचते खिंचते ये केंद्र बीच में ऐसे आ रहा है। और दिखा सकते हैं और इसको कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, और ऐसा करने के बाद केंद्र अंत में यहाँ से अलग होता जा रहा है। अब अलग ही दिखा दिया हमने, ये दोनों केंद्र अलग हो गए, और अलग हो गए तो यहाँ केंद्र हमने अलग दर्शा दिए दोनों। और जब केंद्र विभाजन हुआ तो ये जो कोशिका द्रव्य है, सेल प्लेट मेथड या तरक तंतु आए या हम तारक काय कहें, या यहाँ पर विभाजित ये कोशिका का विभाजन हुआ और विभाजन हो गए, दोनों अमीबा अलग यहाँ दिखा दिए, यहाँ पर आकर के दोनों अलग दिखा दिए। ये नुकीले भाग जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये बाहर की ओर उभरे हुए भाग हैं, ये इनके चलने वाले अंग होते हैं ऊतपाद, जिनके द्वारा ये गति करता है। तो ये हो गया हमारा द्विविभाजन। द्विविभाजन के बाद अब हम आगे फिर देखेंगे मुकुलन, बडिंग। बडिंग भी हम इस हाइड्रा के द्वारा दिखा सकते हैं। और एक ईस्ट होती है, ईस्ट भी इसी का एग्जांपल है जिसके द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। जैसे हाइड्रा में बडिंग के लिए क्या होगा, बाहर की ओर, हाइड्रा में बाहर की ओर एक उभार निकलता है जिसे मुकुलन या बडिंग हाइड्रा में भी दर्शा सकते हैं। और हम एक ईस्ट कोशिका होती है तो ईस्ट कोशिका के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमने एक ईस्ट कोशिका ले ली तो इसमें एक उभार यहाँ पे आ जाता है, केंद्रक समय मध्य में होता है, बाहर वही जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य बोल देते हैं। और ऐसे केंद्र क्या होगा, इसकी प्रोसेस बताते हैं। क्या होता है कि पहले एक कोशिका है, इस कोशिका से अब ये कोशिका में ये केंद्रक है, ये केंद्रक बड़ा होगा, ये कोशिका और बड़ी होगी क्योंकि इसको भोजन दिया जाएगा, फेवरेबल कंडीशन में रखा जाएगा। फेवरेबल कंडीशन वो होती है अनुकूल परिस्थितियां जिसमें ये वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ पॉइंट हम ले सकते हैं, ग्रोथ का भी ले सकते हैं, वृद्धि का, डेवलपमेंट का, विकास का भी ले सकते हैं। जब ये सेल डेवलप होगी तो बड़े रूप में और आ जाएगी, और बड़े रूप में आएगी तो इसका केंद्र क्या होता है, और केंद्र बड़ा हो जाएगा। केंद्र बड़ा होने के बाद ये खिंचना शुरू हो जाता है। अब जब बड़ी कोशिका हो गई तो इसमें से उभार निकलना शुरू होगा, और ये उभार ऊपर की साइड में निकलना शुरू होगा। जब ऊपर की साइड में उभार निकलना शुरू होगा तो ये केंद्रक जो है ये खिंच करके लंबा हो जाता है। कुछ केंद्रक का भाग ऊपर चला जाएगा, कुछ केंद्रक का भाग नीचे चला जाएगा। और इसलिए पैदा हो गई कि आधा केंद्रक ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया
और आधा केंद्रक नीचे की ओर रह गया। जब आधा केंद्रक यहाँ रह गया, आधा इधर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में अपने आप प्लेट बन जाती है। प्लेट बनने के बाद अब क्या होगा, ये ऊपर जो उभार निकला है, ये दो कोशिकाएं तैयार हो गई, और ये ऊपर जो उभार होता है, जो आउटग्रोथ होती है, इंग्लिश में इसको कहते हैं आउटग्रोथ। आउटग्रोथ को मतलब हम कह रहे हैं, इसी का दूसरा रूप दे देते हैं बड। बड मीन्स कहेंगे कलिका। तो ये जो कलिका है, बड है, तो ये एक नई कलिका बन गई। अगर ये तो हमने यहां बताई है ईस्ट के आधार पर, इसको कहते हैं ईस्ट। ईस्ट का एग्जांपल लेके बता दिया हमने, खमीर ईस्ट है या ईस्ट कोई सी भी ले लें। दूसरा हम इसको और भी समझा सकते हैं, अभी यहां से हटा दें। अब हम ले लें हाइड्रा को ले लें, क्योंकि हाइड्रा को सभी जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग ईस्ट को न जानते हो। अभी अगर इसको हाइड्रा ले लिया जाए, हाइड्रा में हमें मालूम है एक यहाँ पर मुख होता है, ये नीचे को जाएगा बाहर। इस मुख में से टेंटिकल्स निकले होते हैं, स्पर्शक निकले होते हैं, और स्पर्शकों की संख्या 6 से लेके 10 तक होती है। इनको बोलते हैं स्पर्शक या टेंटिकल्स। अब ये हाइड्रा में यहाँ पे भी एक बाहर की तरफ वहां आता है, और वही वहां है ये अटैचमेंट ऑफ द डिस्क। यहाँ आधार किसी भी कीचड़ में, मिट्टी से, किसी से भी चिपका होगा, वही हालत यहाँ पे है। यहाँ नर मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। कहीं ये गोनड्स भी होते हैं, जननांग होते हैं नर और मादा के। ये जो बाहर की ओर आउटग्रोथ आ रही है, जैसे आउटग्रोथ अभी ईस्ट में बताई, वैसे ही यहाँ पर केंद्रक होगा, और केंद्रक खिंच करके आधा इसमें आएगा और आधा इसमें रहेगा, कभी भी विभाजन होगा। उसके बाद यहाँ पर बीच में ये रुकावट बन जाएगी। रुकावट बनने के बाद ये बड, इसका नाम है बड, कलिका। अब ये कलिका है, ये साइड पर निकल गई। ये कलिका हमने मान लिया यहां से टूट करके अलग हो गई। ये कलिका यहां से टूट गई, कलिका टूटेगी। अब ये कलिका आ गई, ये कलिका पुनः जमीन पर आधार ग्रहण कर लेगी इसकी, और ये कलिका फिर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और एक आगे चल करके एक नए हाइड्रा को ही जन्म दे देगी। तो पहले यहाँ पर कलिका बनी, क्योंकि वेल डेवलप हुआ, पहले तो इसका विकास होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा, फेवरेबल कंडीशंस होंगी। बिना फेवरेबल कंडीशन के कुछ नहीं हो सकता, बिना ग्रोथ के कुछ नहीं हो सकता। तो पहले फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, भोजन, जिसमें भोजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद ग्रोथ, वृद्धि होगी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होगा, इसका विकास होगा, और विकास होगा तब इसमें बड बनेगी, और बड बन के फिर ये बड ही एक हाइड्रा का रूप, वापस हाइड्रा का रूप ले लेगी, वापस हाइड्रा का रूप ले लेगी। तो ये इसमें हो गया, हम कहेंगे जन्म किसके द्वारा हुआ, मुकुलन के द्वारा, क्योंकि हाइड्रा में एक मुकुल संरचना बनती है, उस मुकुल संरचना के द्वारा हाइड्रा फिर तैयार हो जाता है। इसलिए हमने कह दिया कि जन्म किसके द्वारा हो रहा है, मुकुलन के द्वारा, हाइड्रा के द्वारा। अगला हमने लिया है, अगला पॉइंट डी। अब इसमें बीजाणु द्वारा बाइस्पोर्स, इसमें कोई बीजाणु बनेंगे। अब बीजाणु बनते हैं तो बीजाणुओं द्वारा, बीजाणुओं द्वारा जन्म होता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अब बीजाणुओं द्वारा किसमें होता है, अगर यहां हम कहें तो ये शैवालों में भी होता है। बीजाणुओं द्वारा जो जन्म होता है वो शैवालों में, कवकों में, शैवाल या कवक या अन्य किसी में भी, क्योंकि हम आगे कोनिडिया लेंगे तो पेनिसिलियम, तो इनमें किसी में भी बताएं, चाहे शैवाल ले लें चाहे कवक ले लें, इनमें बीजाणुओं के द्वारा जन्म होगा। अब हमने पहला पॉइंट लिया अचल बीजाणु। अचल बीजाणु यूरोथ्रिक्स है। यूरोथ्रिक्स की संरचना ये होती है, एक वेगलाकार की संरचना है, ये एक सेल बना दी हमने, एक कोशिका बना दी, ये यूरोथ्रिक्स है। इस यूरोथ्रिक्स में क्या होगा, एक सेल है, ये एक कोशिका है, इसमें केंद्रक भी होगा, सी आकार का क्लोरोप्लास्ट भी होता है,
क्योंकि कोई भी शैवाल ऐसा नहीं है जिसमें क्लोरोप्लास्ट हरा रंग न हो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं, इसलिए ये एक यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स, ये यूलोथ्रिक्स होता है एक ही शैवाल। तो इस शैवाल में ये अचल बीजाणु क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें चलने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। जिसमें चलने के लिए अंग नहीं, नॉन मोटाइल, इसको हम कह सकते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का अर्थ होता है अचल, इसमें चलने के लिए कोई अंग नहीं है, इसलिए नॉन मोटाइल कहा। शैवाल क्यों कहा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। नॉन मोटाइल, चलने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते, इसलिए नॉन मोटाइल कहते हैं। और ये कोशिका जब मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये अभी आगे भी कोशिका बनेगी, और भी सेल बनेगी, और भी सेल बनेगी, और भी सेल बनेगी। ये सेलें फट जाएगी और टूट करके, जब भी जैसे एक दिखाई दे रहा है अभी, जैसे इसको एक यूलोथ्रिक्स कह रहे हैं, ऐसी सारी कोशिकाएं बनी होंगी, इसमें सी क्लोरोप्लास्ट, सभी कोशिकाएं ऐसी बनी है। लेकिन जब ये टूट जाएगी तो ये कोशिका अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सारी कोशिकाएं अलग अलग हो जाएगी। और होंगी कैसी कि ये अपने आप पानी में तैर करके न चलने वाली होती है, इसलिए इनको हमने नॉन मोटाइल कहा है। अगतिशील, इसको कैसा कहा है? अगतिशील। अगतिशील का मतलब है जिनमें चलने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्यों रखा गया? इसमें प्रकाश संश्लेषण, ये अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, इसलिए इनको प्रकाश संश्लेषी कहा गया है। अब इसके बाद ये तो हो गया बीजाणु द्वारा अचल बीजाणु। अब दूसरा पॉइंट है चल बीजाणु, इसमें दूसरा बिंदु आ गया। ये तो हमने नॉन मोटाइल वाला लिया अचल बीजाणु का, अब दूसरा हम लेंगे चल बीजाणु। चल बीजाणु द्वारा हमने, चल बीजाणु में हमारे में क्या है? क्लैमाइडोमोनास। अब क्लैमाइडोमोनास क्या होता है? क्लैमाइडोमोनास का जैसे मान लिया, क्लैमाइडोमोनास इस प्रकार से एक संरचना है, ये चलने के लिए अंग है। और थोड़ा सा इसे बड़ा दिखाते हैं। क्लैमाइडोमोनास सपोज करें एक बड़ी सी ये कोशिका है, ये क्लैमाइडोमोनास है। इसमें यहां से दो आगे एंटीना से होते हैं, जिनकी मदद से इनमें कंपन होते हैं। कंपन के कारण ही ये बेसल ग्रैन्युल्स हैं, इसके कारण ही ये तैरता है, गति करता है। यहाँ सी आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये सी आकार का है, और इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और वैसे इसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास, ये क्लैमाइडोमोनास है, इसमें एक सी आकार का क्लोरोप्लास्ट है, और ये आगे टेंटिकल्स हैं इनके, तो ये मोटाइल है, गतिशील है, ये भी मोटाइल है। फोटोसिंथेसिस, ये गतिशील है, ये गतिशील है, और ये प्रकाश संश्लेषी है। प्रकाश संश्लेषी उसको कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिनमें पाई जाती है। तो ये क्लैमाइडोमोनास चल बीजाणु में रखा गया है, गतिशील है, मोटाइल है, और प्रकाश संश्लेषी है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें से भी ऐसे ही क्लैमाइडोमोनास बहुत सारे प्रस्फुटित होते हैं। तो ये जब भी कोई स्पोर बने और उसमें अगर ये चलने के लिए अंग पाए जाते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास में चलने के लिए अंग पाए जाते हैं, तो इसे चल बीजाणु नाम दे दिया। अब कोनिडिया द्वारा ये पेनिसिलियम में पाया जाता है, कोनिडिया द्वारा ये पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम ये ईस्ट कोशिका कही जाती है, ईस्ट कोशिका, और ईस्ट में कोनिडिया द्वारा। अब हम थर्ड पॉइंट ले लेंगे, कोनिडिया द्वारा।
कोनिडिया, कोनिडिया द्वारा या बाइकोनिडिया। तो कोनिडिया के द्वारा जो होता है ये पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या होता है, अब इसके भी आकृति ये नीचे से ऐसे करके जाल सा होता है, फिर इसके नीचे हम और दर्शा सकते हैं, पूरा नीचे आधार एक होता है। इसमें ये जो भाग है ये और ऊपर को थोड़ा सा हो जाएगा, ये वहां और ऊपर दिखा दें और दिखा दें, फिर इनके ऊपर गोल गोल संरचनाएं बनना शुरू हो जाती है। ये गोल गोल संरचनाएं बनती हैं, ऊपर को जितना होता जाता है ऐसे इनको हम कहते हैं ऊपर जो बनने वाली ये जो संरचना है, ये बीजाणु ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोनिडिया कहलाते हैं। ये नीचे की जो संरचना है ये कोनिडियोफोर होते हैं, कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है और ये ऊपर वाला है ये कोनिडिया है और ये यहां इसका आधार है। तो ऊपर का एक कोनिडिया दूसरे कोनिडिया से ये जुड़ करके एक चेन में, चेन क्या होती है, श्रृंखला, सभी ये कोनिडिया एक चेन में जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये बीच में जो जुड़ा है यहाँ अटैच है, ये पहले कनेक्टिव है, जुड़े हुए हैं, यहाँ भी अटैच है, कनेक्टिव है, यहाँ अटैच है, लेकिन ये धीरे धीरे इनके जो जंक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट होने से ये कोनिडिया ये क्या होता है, टूट करके अलग हो जाता है और अलग होकर के फिर एक नए रूप में ऐसे ही ईस्ट को या पेनिसिलियम को जन्म दे देता है। तो ये जो है ये सारे कोनिडिया टूट टूट करके अलग हो सकते हैं और प्रत्येक कोनिडिया एक नए पेनिसिलियम को जन्म दे सकता है। तो ये सारे खंडित हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कि बाइकोनिडिया द्वारा। इसके बाद है हमारा कायिक जन्म, आगे है कायिक जन्म। कायिक जन्म क्या होता है, वैसे भी सामान्य भाषा में कह देते हैं कि कायिक, काया शरीर, शरीर का कोई ऐसा खंड, अच्छा इसको डालते हैं पॉइंट ई, कायिक जन्म, कायिक जन्म। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जैसे हमने वही पढ़ा है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। और रूट है कोई ऐसा हम प्लांट लें तो शरीर का कोई ऐसा खंड जो टूट करके एक नए पादप को जन्म दे देता है, इस प्रकार के जन्म को हम कायिक जन्म कहते हैं। अब शरीर का कौन सा खंड, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, यहाँ शरीर का, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग टूटकर एक नए पादप को जन्म देता है, एक नए पादप को, नए पादप को जन्म देता है, एक नए पादप को जन्म देता है, उसे हम कायिक जन्म कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक जन्म कहते हैं। अब कायिक जन्म कहते हैं, कायिक जन्म में हमने लिया बाई रूट द्वारा, बाई स्टेम द्वारा, बाई लीफ द्वारा, एक एक हम बता देंगे। इसमें जैसे मान लो सबसे पहले रूट के द्वारा है, तो रूट में हम किसको मानेंगे, रूट ले लें, जैसे शकरकंद की जड़, तो हमारी यहाँ पे ये बेल है, इसमें से ये जड़ें रूट निकली हुई हैं और इसमें से प्रत्येक, इस जो स्टेम जा रहा है इसमें से रूट निकली हुई है, इस स्टेम को यहाँ से काटेंगे, ये जो भाग है ये स्टेम है और ये जो भाग है ये रूट है, तो ये जो रूट है ये भी रूट है, तो स्टेम को कट करने से रूट भी कट हो गई। इन रूटों को अलग अलग भागों में लगा दिया जाएगा,
और नए पादप का जन्म हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे रूट के द्वारा। स्टेम के द्वारा, जैसे आलू, ये एक आलू ले लिया, आलू में एक गड्ढा होता है, कहीं आलू में आंखें पाई जाती हैं, इन गड्ढों को हम आंखें कहते हैं, और इस आंख के द्वारा जितने भागों में इस आलू को काट दिया जाएगा उतने ही नए पादप तैयार हो जाएंगे। आलू है, ये वाला भाग आंख का है, ये वाला भाग आंख का है, ये वाला भाग आंख का है, इतने ही खंड हम बना दें आलू के, तब भी हमें एक आलू से हमें 5 या 4 या 3 जितनी उसमें आंखें बनी हुई होंगी उतने ही नए आलू बन सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है तने के द्वारा। आलू क्या है हमारा? स्टेम, तने में सम्मिलित किया गया। आगे हमारी लीफ, पत्ती है, ये पत्थर चट्टा होता है। पत्थर चट्टा को पादप हम ले लें, तो ये पत्थर चट्टा की जो पत्ती है, अब पत्थर चट्टा ये है, सपोज करें, इस पत्थर चट्टा पर क्या होता है? इस पत्थर चट्टा के, मान लिया हमने ये लीफ, इस पत्थर चट्टा पर अपने आप ऑटोमेटिक आउटग्रोथ होगी और ऊपर को उभार लेके ऐसे करके जड़ें निकलेगी, ऐसे थोड़ी सी जड़ अटैच होगी और ऊपर पत्ती सी बनेगी, ऐसे करके इस पे पत्ती सी बनेगी, यहाँ से जड़ और ऊपर को थोड़ा आउटग्रोथ होगा, ऐसे थोड़ा सा आउटग्रोथ होगा। ये आउटग्रोथ यहाँ से अपने आप टूट करके, यहाँ से क्या होगा, ये पत्ती टूट कर अलग गिर जाएगी, और ये जो भाग पत्ती का टूटा हुआ आया है, ये खंड, इसमें से जड़ें, ये यहाँ मिट्टी में, रेत में, ये जड़ जम जाएगी और ये एक नया पत्थर चट्टा बन जाएगा, नया पत्थर चट्टा, नया पत्थर चट्टा बनेगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रायोफिल्म, ठीक, इसको हम ब्रायोफिल्म कहते हैं। और इसके साथ ये हमारा जनन, कायिक जनन तक यहाँ पूरा हो गया, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, और कायिक जनन यहाँ पे आपका पूर्ण होता है।